चैनल से सोल लैंड सीजन 1 का पार्ट 1 डिलीट हो गया था क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ गया है। इसलिए हम सोल लैंड सीजन 1 पार्ट 1 को दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप अब पूरे सीजन को भी दोबारा देख सकते हैं। पार्ट 1 की भी लिंक आपको स्क्रीन में मिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत में हमें पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर सा गांव दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे सुंदर घर और इमारतें बनी हुई हैं। असल में ये एक सेक्ट है जिसका नाम टैंग सेक्ट है। और फिर हम इस सेक्ट के बाहर वाले जंगल में एक नौजवान को देखते हैं जो कुछ एल्डर्स से बचते हुए भाग रहा था। एल्डर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन वो नौजवान सभी अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। और ये बात एल्डर्स को बहुत शॉक करती है क्योंकि वो एल्डर्स इतने शक्तिशाली थे कि उनके अटैक से बचना नामुमकिन सा ही था। नौजवान का नाम तांग शान है और अब भागते भागते उसके आगे एक खाई आ जाती है और अब तांग शान ने सेक्ट लाइब्रेरी के अंदर घुसकर सीक्रेट टेक्निक सीख ली थी। ऐसा करना मना था और अब इसकी सजा में तांग शान को मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। वहाँ तांग शान जो अपने असूलों का पक्का था और उसे ये पता था कि इसकी सजा मृत्यु दंड ही है, इसलिए वो खुद अब सुसाइड करने का ही डिसाइड करता है और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताता है कि उसने इस सीक्रेट टेक्निक को किसी और को नहीं बताया है और सारी टेक्निक्स उसके कमरे में ही है। और ऐसा कहते ही वो उस टेक्निक का सबसे खतरनाक हथियार निकाल लेता है और सेक्ट के लीडर को समर्पित करता है, जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारता है क्योंकि वो टैंग सेक्ट से लिया हुआ सब कुछ वापस लौटा देना चाहता था और फिर खुद खाई से नीचे कूद जाता है। तभी सेक्ट लीडर उसे मरने से बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन तांग शान अपने इरादे का पक्का था और वो खाई में गिरकर अपने आप को मार डालता है। उसके मरते ही उसकी आत्मा अलग अलग दुनियाओं को क्रॉस करते हुए पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है और वहाँ वो एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और उसका नाम भी वहाँ तांग शान ही रखा जाता है। उसे अब अपने पहले जन्म की सारी बातें और सारी टेक्निक्स याद होती हैं, जिस वजह से वो बचपन से ही उन टेक्निक को पहाड़ के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करता है। इस दुनिया के अंदर 2 कॉन्टिनेंट है। इस दुनिया के अंदर हर कोई 6 साल की उम्र में अपनी एक स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करते हैं। इस एबिलिटी का नाम स्पिरिट सोल है और स्पिरिट सोल को हासिल करने के बाद लोगों के पास अलग अलग तरह की एबिलिटीज आ जाती हैं। एक दिन जब वो बाहर से टेक्निक करते हुए वापस आ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इस साल नए बच्चों की एबिलिटी जगाने के लिए एक स्पिरिट मास्टर उनके गांव में आ रहा है। इस स्पिरिट मास्टर का नाम सू यू ताओ है और ये रैंक 26 का स्पिरिट ग्रैंड मास्टर है। असल में यहाँ की कल्टीवेशन 1 से 100 में बटी हुई है और इनमें 1 से 10 की रैंक वाले को ट्रेनी कहते हैं, 10 से 20 वाले को स्पिरिट मास्टर कहते हैं, 21 से 30 वाले को स्पिरिट ग्रैंड मास्टर कहते हैं, 31 से 40 वाले को स्पिरिट एल्डर कहते हैं और ऐसे ही इनके रैंक के अनुसार ये बटे हुए हैं और इनके बारे में हमें अब आगे पता चलेगा। अब सब बच्चों की एबिलिटीज जगाने के लिए इनके गांव का चीफ सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। अब गांव के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर स्पिरिट मास्टर एक एक करके उनकी एबिलिटीज को जगाता है। वहाँ पर तांग शान भी मौजूद है और वो भी यहाँ अपनी एबिलिटीज को अवेकन करने आया होता है। तब उनकी एबिलिटीज को जगाने से पहले सब बच्चों को अपनी शक्ति दिखाता है और अपने अंदर एक भेड़िए जैसी शक्ति बुला लेता है, जिससे सब बच्चे बहुत शॉक होते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। और अब एक एक करके बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट सोल को जगाने के लिए आगे आते हैं। अब जो पहला बच्चा आगे आता है उसकी स्पिरिट सोल एक दरांत यानी सिकल होती है, जो कि एक टूल टाइप स्पिरिट सोल है। अब इसे देखकर स्पिरिट मास्टर उनको बताता है कि ये वेपन के लिए तो काम नहीं आ सकती, लेकिन इस टाइप के लोग एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अब वो उसकी सोल पावर को चेक करता है। सोल पावर किसी भी स्पिरिट सोल को ट्रेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब जब वो उसकी सोल पावर को चेक करते हैं तो उसकी सोल पावर 0 आती है, जिसका मतलब वो अपने स्पिरिट सोल को ट्रेन नहीं कर सकता और पूरा जीवन भर एक नॉर्मल इंसान ही रहेगा। ऐसा करते करते वो और भी बच्चों को चेक करता है, जिसमें ज्यादातर फार्मिंग स्किल्स की एबिलिटीज को रखने वाले बच्चे ही निकलते हैं। वहीं फिर एक लड़की अपनी स्पिरिट सोल चेक कराने आती है और उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की होती है। ब्लू सिल्वर ग्रास बहुत कॉमन ग्रास है और इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं होती और इस टाइप के स्पिरिट सोल को सबसे बेकार स्पिरिट सोल माना जाता है और इस टाइप के स्पिरिट सोल बहुत कमजोर होती है। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम तांग शान है वो आगे आता है और अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाकर कंसंट्रेट करता है और उसके हाथ से भी ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर आती है, लेकिन तभी उसके उल्टे हाथ में भी कुछ होने लगता है और वहाँ पर हमें एक हथौड़ा दिखता है जिसे वो मुंह बंद करके छुपा लेता है
अब उसके बाद स्पिरिट मास्टर तांगशान की सोल पार चेक करता है और उसकी सोल पार 10th लेवल पर होती है और ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। असल में जिन लोगों की सोल पार अवेकनिंग के वक्त फुल यानी 10th लेवल की होती है तो उन्हें बॉर्न विद सोल पार यानी कि इननेट सोल पार का दर्जा दिया जाता है और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। ऐसे लोग बहुत ताकतवर बनते हैं और लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। अब स्पिरिट मास्टर उसे बताता है कि अवेकन होने के बाद सोल पार की 10th लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होती है, जिस पर अब तांगशान ये पूछता है कि क्या हम इसके आगे नहीं जा सकते, यानी क्या इसके आगे ट्रेन नहीं कर सकते, जिस पर मास्टर उसे समझाता है कि इससे आगे ट्रेन करने के लिए हर 10th लेवल के बाद एक स्पिरिट रिंग हासिल करने की जरूरत होती है। स्पिरिट रिंग हासिल करने के बाद ही हम 10th लेवल से आगे बढ़ सकते हैं। बिना स्पिरिट रिंग को हासिल करे कोई आदमी कितना भी ट्रेन क्यों न कर ले, वो 11th लेवल पर नहीं पहुंच सकता। अब तांगशान से ये पूछता है कि क्या तुम्हारे पास 2 स्पिरिट रिंग है। असल में क्योंकि मास्टर की रैंक 26 है और उसे 10th लेवल और 20th लेवल को पार करने के लिए एक स्पिरिट रिंग की जरूरत पड़ी थी। स्पिरिट रिंग्स यूजर को उनके स्पिरिट सोल के मुताबिक उनको अलग अलग स्पेशल पावर भी देती है। अब ऐसा कहकर वो हॉल से बाहर आ जाते हैं और अब स्पिरिट मास्टर जाने लगते हैं। अब गांव का चीफ और तांगशान के घर जाते हैं और वहाँ वो तांगशान के पिता को तांगशान की पास के बारे में सब बताते हैं और उसको जीनियस कहकर पुकारते हैं। तांगशान के पिता का नाम तांग हाओ है। तांग हाओ अब अपने बेटे से उसके स्पिरिट सोल के बारे में पूछता है और उसे अपने बेटे से उसके स्पिरिट सोल के बारे में पता चलता है जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास है। अब ये सुनकर उसका पिता शॉक होता है क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे की स्पिरिट सोल तो क्लियर स्काई हैमर होनी चाहिए थी। इस लाइन से आप कंफ्यूज न हो, इसके बारे में डिटेल में आगे बताया जाएगा। अब गांव का चीफ ये चाहता था कि तांगशान शहर की एक एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग करे, लेकिन तांग हाओ साफ मना कर देता है। अब क्यों मना किया है ये भी हमें आगे पता चलेगा। गांव का चीफ बहुत शौक होता है और उससे लड़ता भी है क्योंकि इतने बड़े टैलेंट को घर में रखना सही नहीं है। इसको बाहर जाकर बेस्ट ट्रेनिंग हासिल होनी चाहिए। अब चीफ के बार बार समझाने पर भी तांग हाओ नहीं मानता और चीफ अब वहाँ से चला जाता है। अब तांग हाओ को ये लगता है कि अपने इस डिसीजन से उसका बेटा नाराज होएगा, लेकिन तांगशान उसके इस डिसीजन से नाराज होने के बजाय उनकी बातों से संतुष्ट दिखाई देता है और कहता है कि हम एक लोहार की तरह भी अपना गुजारा चला सकते हैं। अब तांग हाओ निराश होकर बैठ जाता है और वो दुखी होते हुए सब स्पिरिट मास्टर को बेकार बताता है। अब तांग हाओ तांगशान से अपनी स्पिरिट सोल दिखाने को कहता है, जिस पर अब तांगशान अपने हाथ से उस ब्लू सिल्वर ग्रास को निकाल कर दिखा देता है और ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है। लेकिन तभी तांगशान उसे अपनी एक और स्पिरिट सोल के बारे में बताता है और अपने दूसरे हाथ से क्लियर स्काई हैमर को बाहर निकालता है। अब ये देखकर तांग हाओ को कुछ याद आता है कि कैसे कुछ साल पहले वो और उसकी वाइफ कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे और उसकी वाइफ अपने पति और अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। और अब यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ की स्पिरिट सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास होती है। अब फिर तांग हाओ अपने बेटे की डबल स्पिरिट सोल को देखकर उसे गले से लगा लेता है और उसे अब एक बात समझाता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने उल्टे हाथ के हैमर से अपने सीधे हाथ की ग्रास को प्रोटेक्ट करना। अब इसके बाद तांग हाओ तांगशान को लोहार का काम सिखाने लगता है और उसको इस काम की अलग अलग टेक्निक सिखाता है और इन सभी टेक्निक की मदद से तांगशान अपने पिछले जन्म की मेमोरीज का यूज करता है और उनकी मेमोरीज से वो कुछ हिडन वेपन्स बनाता है। अब अगले दिन तांग हाओ अपने बेटे को शहर जाकर ट्रेनिंग करने की इजाजत दे देता है और साथ में ये भी कहता है कि वहाँ तुम अपना खर्चा लोहार का काम करके चला लेना। लेकिन शहर पढ़ने जाने के लिए तांग हाओ उसके सामने कुछ शर्तें रखता है। वो उससे कहता है कि तुम कभी भी अपनी हैमर स्पिरिट में कोई भी स्पिरिट रिंग ऐड नहीं कर सकते। दूसरी शर्त में उससे वो कभी भी अपनी हैमर स्पिरिट सोल को दिखाने के लिए मना करता है और साथ ही साथ किसी को भी अपना ये रहस्य कि उसके पास 2 स्पिरिट सोल हैं बताने से मना करता है और जब तक उसकी जान पर न आ जाए तब तक वो उसे हैमर स्पिरिट का भी इस्तेमाल करने से मना करता है। अब इन शर्तों पर एग्री करके तांगशान अपने सफर पर निकल जाता है। वो अब गांव के चीफ के पास जाता है और अब दोनों शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों रास्ता पूछते हुए स्पिरिट मास्टर एकेडमी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें गेट कीपर रोक लेता है। अब चीफ उसे अपना पास दिखाता है जो उसको स्पिरिट मास्टर ने दिया था। गेट कीपर उस पास को चेक करता है और इस पास को वो फेक समझता है क्योंकि इस पास पर ब्लू सिल्वर ग्रास लिखा था, लेकिन साथ ही साथ सोल पार को 10th रैंक का भी बता रखा था।
अब ब्लू सिल्वर ग्रास का होना और 10th रैंक का होना ऐसा बहुत रेयर कंडीशंस में ही पॉसिबल है, और जिस छोटी जगह से ये लड़का आया है वहाँ पर इस रेयर चीज का होना पॉसिबल ही नहीं है। अब चीफ और गेटकीपर की बहस होने लगती है और उनकी बहस इस कदर पहुंच जाती है कि गेटकीपर चीफ पर हाथ उठा देता है, लेकिन तभी तांग शैंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको नीचे गिरा देता है। तांग शैंग को बहुत गुस्सा आ चुका था और वो उसे मारने के लिए अपने हिडन वेपन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इस आदमी को यहाँ पर सभी लोग ग्रैंड मास्टर कहते हैं और वो उनकी लड़ाई बंद करवाने के बाद उसको अंदर एडमिशन के लिए ले जाता है। अब रास्ते में तांग शैंग और ग्रैंड मास्टर कई तरह की बातें करते हैं, जिसमें ग्रैंड मास्टर अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि वो यहाँ का ग्रैंड मास्टर है और अगर तांग शैंग ग्रैंड मास्टर से कुछ सीखना चाहता है तो वो उसको टीचर बुला सकता है। अब वो और भी बातें करते हैं और क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने उसका एडमिशन पास देखा होता है तो वो उससे कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और उसे ये भी बताता है कि पिछले 100 सालों के अंदर तुम तीसरे आदमी हो जिसके पास 2 स्पिरिट सोल है। ये सुनकर तांग शैंग चौंक जाता है और अपने हिडन वेपन को फिर से एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो जाता है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा होता है कि उसकी 2 स्पिरिट सोल के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, और अब वो अपने इस खतरे को हटाने के लिए अपना हिडन वेपन एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर उसे अब ये भी बताते हैं कि आखिर उन्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। असल में ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसने पहले ही बहुत सारी रिसर्च कर रखी थी। उसमें उसे पता चला था कि दुनिया के अंदर ब्लू सिल्वर ग्रास वाले स्पिरिट सोल के सिर्फ 647 लोग हैं और उसमें से सिर्फ 16 के पास सोल पार है, और उन 16 की भी रैंक 1 से ज्यादा नहीं है। सोल पार हमेशा स्पिरिट सोल की क्वालिटी के प्रोपोर्शन में रहती है, जिस वजह से ब्लू सिल्वर ग्रास की फुल सोल पार नहीं हो सकती। इसलिए ग्रैंड मास्टर श्योर है कि इसके पास 2 स्पिरिट सोल है। अब उनकी ये सब बातें सुनकर तांग शैंग समझ आता है कि ये ग्रैंड मास्टर बहुत समझदार आदमी है, और वो तुरंत उनके सामने झुककर उन्हें अपना गुरु बनाने के लिए प्रार्थना करता है। और अब ग्रैंड मास्टर उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिर वो दोनों स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल उसका एडमिशन पास देखता है। उसे भी थोड़ा अजीब तो लगता है कि ये ब्लू सिल्वर ग्रास है लेकिन इसकी सोल पार फुल है, लेकिन साथ में ग्रैंड मास्टर को देख वो उसको एडमिशन दे देता है। ग्रैंड मास्टर हालांकि यहाँ के कोई टीचर नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल और बाकी सब ग्रैंड मास्टर की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और ग्रैंड मास्टर का रुतबा पूरे शहर के अंदर है। अब तांग शैंग को हॉस्टल 7 अलॉट किया जाता है और अब वो अपने हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अपने हॉस्टल के गेट को खोलता है वैसे ही वहाँ एक बच्चा उस पर अटैक कर देता है। तांग शैंग उस बच्चे से लड़ता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट में तांग शैंग आसानी से उस बच्चे को मात दे देता है और सब बच्चे तांग शैंग के लिए ताली बजाने लगते हैं। अब फिर वो बच्चा खड़ा होता है और सम्मान पूर्वक उसे बताता है कि इस हॉस्टल का एक ट्रेडिशन है, यहाँ जो भी नया बच्चा आता है उससे यहाँ का बॉस लड़ाई करता है, और अगर वो नया बच्चा जीत जाता है तो उसे यहाँ का बिग बॉस बना दिया जाता है। अब क्योंकि तांग शैंग जीत गया है इसलिए सब उसके सामने झुक जाते हैं और उसे अपना बिग बॉस कहने लगते हैं। अब तभी फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक नई लड़की आती है। उस नई लड़की का नाम जीवू है और अब परंपरा के अनुसार तांग शैंग इस लड़की पर अटैक कर देता है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। पार्ट 2 भी अपलोड हुआ पड़ा है। में हमने देखा कि टैंग शैंग हॉस्टल 7 का बिग बॉस बन गया था, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की और आती है और परंपरा के अनुसार अब टैंग शैंग उससे लड़ने लगता है। उस लड़के की स्पिरिट सोल रैबिट की है और वो लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उन दोनों की फाइट में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और फिर लास्ट में लड़की टैंग शैंग को हरा देती है और अब हॉस्टल 7 का बिग बॉस उस लड़की को बना दिया जाता है। इस लड़की का नाम जीवू है। यहाँ पर कोएड हॉस्टल है क्योंकि यहाँ सब सिर्फ बच्चे हैं, इसलिए गर्ल्स और बॉयज अलग अलग हॉस्टल में नहीं रहते। अब सब फिर एक दूसरे की सोल पार पूछते हैं और जब टैंग शैंग उन्हें अपनी सोल पार फुल बताता है तो सब बच्चे बहुत चौंक जाते हैं। अब वहाँ फिर टीचर आते हैं और टैंग शैंग को उसका ब्लैंकेट देते हैं। असल में हॉस्टल 7 के अंदर रहने वाले सभी बच्चे वर्किंग स्टूडेंट्स थे, यानी वो यहाँ रहकर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि वो अपनी फीस भर सके। अब फिर टीचर टैंग शैंग और जीवू को उनके काम बता के वहाँ से चले जाते हैं। अब टीचर उसे सिर्फ एक ब्लैंकेट देकर गया था और जीवू के पास कोई ब्लैंकेट था ही नहीं, इसलिए वो टैंग शैंग से अपने और उसके दोनों के बेड्स को मिलाकर एक करने को कहती है ताकि वो दोनों एक ही बेड पर सो सके। अब सब बच्चे बहुत चौंक जाते हैं और टैंग शैंग से जलने लगते हैं। टैंग शैंग भी घबराते हुए उससे कहता है कि भला एक लड़का लड़की एक साथ एक बेड पर कैसे सो सकते हैं, जिस पर जीवू कहती है कि जब मुझे लड़की होकर कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें लड़के होकर क्या परेशानी है।
अब फिर वो बेड्स को अटैच करता है और दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन वो सभी बच्चे मेस के अंदर खाना खाने जाते हैं और जीवू को ऊपर फ्लोर पर खाना खाने का मन था, लेकिन वहाँ उसे ये पता चलता है कि ऊपर वाला फ्लोर अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए ऊपर जाना मना है। अब ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऊपर बैठे अमीर लोग उन्हें चिढ़ा भी रहे होते हैं। हॉस्टल 7 के सभी बच्चे अब नीचे के फ्लोर पर ही खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं। ग्रैंड मास्टर वही है जिसे टैंग शैंग ने अपना टीचर बनाया था। ग्रैंड मास्टर टैंग शैंग के पास आकर उसे अपने साथ ऊपर खाना खाने को कहते हैं, क्योंकि उनको टैंग शैंग से कुछ बातें करनी थी। लेकिन टैंग शैंग को फिलहाल अपने दोस्तों के साथ रहकर ही खाना खाना बेहतर प्रतीत होता है और वो उनसे खाना खाने के बाद मिलने को कहता है। अब टैंग शैंग अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ जब उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि टैंग शैंग के टीचर ये हैं, तो उन्हें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सबको ये बात पता थी कि ग्रैंड मास्टर रैंक 29 पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से उनका कभी कभार मजाक सा भी बनाया जाता है। और जब टैंग शैंग के दोस्त टैंग शैंग के सामने ही ग्रैंड मास्टर का मजाक सा उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो टैंग शैंग गुस्से में आकर उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे टीचर के बारे में एक और बार मजाक उड़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो फिर सीधे ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है और अब ग्रैंड मास्टर उससे उसकी दूसरी स्पिरिट सोल को दिखाने को कहते हैं। वो उन्हें अपनी दूसरी स्पिरिट सोल दिखाता है, जो असल में एक हैमर की थी। ग्रैंड मास्टर ये देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि उसके पापा एक लोहार हैं, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर लोहार के बेटे के पास इतना टैलेंट कैसे। लेकिन वो इसको एक अच्छा मैच ही कहते हैं, क्योंकि लोहार के पास हथौड़े की स्पिरिट सोल से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था। अब वो फिर टैंग शैंग को हैमर वाली स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग को ऐड करने की मना करते हैं और जैसे ही वो ग्रैंड मास्टर से ये बात सुनता है तो वो बहुत चौंक जाता है, क्योंकि उसके पापा ने भी उसे मना किया था कि उसे कभी भी हैमर स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग ऐड नहीं करनी। अब वो इसका रीजन ग्रैंड मास्टर से पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि सही समय आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब ग्रैंड मास्टर टैंग शैंग को अपने अंडर में रखकर उसकी ट्रेनिंग को करवाना चाहते थे और उसके स्पिरिट मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उसे अपनी रैंक बढ़ानी होगी। अभी उसकी रैंक 10 है और रैंक 11 पर पहुंचने के लिए उसे स्पिरिट रिंग की जरूरत होगी और स्पिरिट रिंग उसे सिर्फ 20 को मारकर ही मिल सकती है, जिस वजह से वो अब एक खास तरह के जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि उस खास तरह के जंगल में जाकर उन्हें शिकार करने के लिए 20 मिल सके। वो उसे फिर उसकी स्पिरिट सोल, जो कि एक ब्लू सिल्वर ग्रास की है, उसके बारे में उसे कई सारी नॉलेज देते हैं और वो नॉलेज हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में स्टोरी के साथ बताएंगे। अब फिर टैंग शैंग अपने हॉस्टल में सोने के लिए जाने लगता है, क्योंकि कल उसे जल्दी उठकर ग्रैंड मास्टर के साथ जाना था, लेकिन हॉस्टल में जाते वक्त उसे रास्ते में जीवू दिखती है। असल में जीवू समझ जाती है कि पिछले दिन टैंग शैंग मन से उससे हारा था और उसने अपनी पूरी एबिलिटीज नहीं दिखाई थी, इसलिए अब जीवू उसे रास्ते में रोककर फाइट करना चाहती थी। अब वो दोनों फाइट करते हैं और फाइट करते वक्त दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल भी नजर आता है और तभी वहाँ एक लेडी टीचर उन्हें इस कंडीशन में देख लेती है और उन्हें गलत समझ लेती है। वो इतने छोटे बच्चे थे और दूसरी बात वो पब्लिक में ये सब कर रहे थे, जिस वजह से वो उनको डांटने लगती है, लेकिन जीवू इतनी शरारती थी कि वो टीचर को ही धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। अब फिर अगले दिन टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल में जाने लगता है और रास्ते में वो उसे कई तरह के बीज के बारे में नॉलेज देता है। वो फिर उसे एक खास तरह की बेल्ट देता है और उस बेल्ट के अंदर वो जितना चाहे उतना सामान स्टोर कर सकता है। अब इस बेल्ट को पाकर टैंग शैंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपने हिडन वेपन्स भी इसमें छुपा सकता था। अब वो इस जंगल के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं और इस एंट्रेंस के थ्रू सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे और ग्रैंड मास्टर का रुतबा तो पूरे शहर के अंदर था, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर और टैंग शैंग को जंगल के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। अब वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर कई खतरनाक बीस्ट मौजूद थे और उन बीस्ट से इन दोनों को भी खतरा हो सकता था, इसलिए ये दोनों अब कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ते हैं। अब फिर ग्रैंड मास्टर उसे अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है, जो कि असल में एक बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल है। उनकी स्पिरिट सोल बहुत ज्यादा खास और एक तरह की वेरिएंट थी, लेकिन अब टैंग शैंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उनकी स्पिरिट सोल तो इतनी अच्छी है, फिर भी उनकी रैंक आगे क्यों नहीं बढ़ रही। जिस पर अब ग्रैंड मास्टर उसे सच्चाई बताता है कि उसकी ये स्पिरिट सोल जब ही अवेकन हो गई थी जब उसकी रैंक हाफ थी, और इस वजह से अब वो कितना भी हार्ड ट्रेन कर ले वो कभी भी अपनी रैंक को आगे नहीं बढ़ा पाएगा।
और इसीलिए ही ग्रैंड मास्टर ने अब रैंक बढ़ाने को छोड़ रैंक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और अब बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी। अब फिर उसे अपनी 20 स्पिरिट सोल के बारे में बताता है कि ये एक बार में 3 अटैक कर सकता है और ये बहुत शक्तिशाली भी है। वहाँ से वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक बीस्ट नजर आता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत कमजोर था और उसको मारने से उन्हें एनर्जी नहीं मिलने वाली थी, जिस वजह से वो उसको वहीं छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ उन्हें अब एक पेड़ दिखता है जिसको टैंग शैंग एब्जॉर्ब करके ब्लू सिल्वर ग्रास की स्पिरिट रिंग बढ़ा सकता था, लेकिन उस पेड़ की उम्र बहुत कम थी, जिस वजह से वो उनके लिए सूटेबल नहीं है और अब वो आगे बढ़ जाते हैं। असल में वो कलर को देखकर उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। अब उनको 20 ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब ग्रैंड मास्टर अपनी 20 टाइप की स्पिरिट सोल को बाहर निकालते हैं और उसे मूली खिलाते हैं। असल में इस बीस्ट की स्पेशल पावर फाट मारना था और ये मूली खाने से ही पॉसिबल हो सकता था। ये बात टैंग शैंग को बहुत शॉक करती है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा स्नेक के शेप वाला बीस्ट आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। वो बीस्ट 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और बहुत शक्तिशाली था और उसे ग्रैंड मास्टर नहीं मार सकते थे, जिस वजह से वो उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बीस्ट उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है और उनको मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट सोल उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बीस्ट उससे भी बच जाता है। ग्रैंड मास्टर और टैंग शैंग अपने अपने तरीकों से उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई उसको नहीं हरा पाता। इसीलिए अब टैंग शैंग एक आइडिया सोचता है। टैंग शैंग अपने ग्रैंड मास्टर का साथ छोड़ चुपके से उससे लड़ने जाता है और अपने हिडन वेपन से उसके मुंह पर वार कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट वहीं तड़प तड़प कर जमीन पर गिर जाता है। अब फिर ग्रैंड मास्टर भी उसको देख लेते हैं और टैंग शैंग को डर लगता है कि कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। वो सबसे अपने हिडन वेपन्स को छुपाना चाहता था। अब ग्रैंड मास्टर उसके पास आते हैं और उनको खुशामदी से उसका हिडन वेपन नहीं दिखता और ग्रैंड मास्टर को यही लगता है कि टैंग शैंग का चाकू तुक्के से इसके मुंह पर जा लगा है और ये बीस्ट तुक्के से मर गया है। अब ग्रैंड मास्टर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इस बीस्ट की एनर्जी खींचकर वो टैंग शैंग को स्पिरिट रिंग दिला सकते हैं। अब ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर कि उसको इस बीस्ट में से एनर्जी खींचनी है, वो डर जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि स्नेक की एनर्जी से उसकी स्पिरिट सोल जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास है वो तबाह हो जाएगी। लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको खींचकर तुम्हारी स्पिरिट सोल और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब टैंग शैंग ऐसा ही करता है और ग्रैंड मास्टर के बताए अनुसार वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेडिटेट करने लगता है। वो अपने स्पिरिट सोल के अंदर पहुंच जाता है और उसे अब स्पिरिट रिंग हासिल होने लगती है और इस प्रोसेस में सुबह हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने पास अपने टीचर को बेहोश पाता है। उनको चेक करने पर उसे उसके शरीर पर कल वाले बीस्ट के जहर का निशान मिलता है, जिस वजह से उनके शरीर में जहर फैल गया होता है और अब वो बेहोश हो गए होते हैं। अब अगर उनके शरीर से जहर नहीं निकाला गया तो वो मर सकते थे। इसीलिए वो तुरंत लोहार की टेक्निक का यूज करते हुए चाकू को गर्म करता है और उसका यूज करके जहर निकालने लगता है। वो फिर अपनी सोल बार का यूज करता है और जो जहर उनके शरीर के भीतर चला गया था उसे निकालता है और ऐसा करने के कुछ समय बाद ग्रैंड मास्टर फाइनली होश में आ जाते हैं। टैंग शैंग अपने टीचर को रेस्ट करने का बोलता है, लेकिन अब टीचर सबसे पहले वापस स्कूल लौटना चाहते थे। वो अब टैंग शैंग से उसकी स्पिरिट रिंग की पार दिखाने को कहते हैं, जिस पर अब टैंग शैंग मेडिटेट करके उनकी पार को निकालता है और वो पार 50 मीटर दूर के पेड़ में जाकर लगती है और उस पेड़ को अपने में जकड़कर उसे मारने के लिए रेडी हो जाती है। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि ये पार बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत शक्तिशाली है। इस पार से हम 50 मीटर दूर खड़े आदमी को आसानी से पैरालाइज भी कर सकते हैं। अब दोनों ही बहुत खुश होते हैं और दोनों अब स्कूल में वापस जाते हैं, जहां टैंग शैंग बीमार ग्रैंड मास्टर को बेड पर लेटाता है और ग्रैंड मास्टर उसको शेल्फ में से एक बुक निकालने को कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस बुक के अंदर अपनी कई सारी रिसर्च लिखी हैं और इनसे तुम्हें बहुत हेल्प होगी। वो फिर उसे शहर के स्पिरिट हॉल में जाने को कहते हैं क्योंकि वहाँ जाकर वो खुद के लिए अपने टैलेंट के बेसिस पर एक मंथली स्टाइपेंड बुक कर सकता था और ऐसा करने के बाद उसे यहाँ वर्किंग स्टूडेंट के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा। वो अपने ग्रैंड मास्टर की बात मान जाता है और अब उनके कहने अनुसार वहाँ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्टल 7 के बच्चों और अमीरों के बच्चों को एक ग्राउंड में देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। असल में उनमें लड़ाई हो गई थी और उनके बीच ये डिसाइड होता है कि वो एक एक करके अपने ग्राउंड से एक मेंबर भेजेंगे और जो ग्रुप हारेगा वो कमजोर साबित होगा और उसे दूसरे ग्रुप को बॉस बोलना होगा। हॉस्टल 7 की लीडर जीवू बनी थी और जीवू अपने ग्रुप से एक लड़के को लड़ने के लिए भेजती है। इस लड़के की स्पिरिट सोल लायन की थी और वो अब अमीरों के ग्रुप से जो बच्चा
बच्चा आया था उससे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई बहुत आइकॉनिक लेवल की चलती है, जिस वजह से हॉस्टल 7 का ग्रुप हारने लगता है और जीवू को बहुत बुरा लगता है। अमीरों के बच्चे जीवू को खरगोश कहकर भी चिढ़ाने लगते हैं और तभी वहाँ टैंग शैंग आ पहुँचता है। टैंग शैंग को देखकर जीवू बहुत खुश हो जाती है और वो उसको अमीरों की सारी करतूतें बता देती है। अब टैंग शैंग सब समझ जाता है और वो चुपके से कुछ पेबल्स इस वे में फेंकता है कि अमीर बच्चा लड़खड़ा जाता है और हॉस्टल 7 के बच्चे को मौका मिल जाता है और वो तुरंत अमीर बच्चे पर अटैक करके उसे हरा देता है। अब अमीर बच्चों के ग्रुप को गुस्सा आ जाता है और उनके ग्रुप से सबसे ताकतवर बच्चा लड़ने आ जाता है और उसका सामना टैंग शैंग करता है। टैंग शैंग उसको बिना स्पिरिट सोल के यूज किए ही मात देने लगता है और उस अमीर बच्चे की बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है। अमीर बच्चा अब गुस्से में अपनी फुल स्ट्रेंथ में आता है और अब टैंग शैंग भी अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और उसे अपनी पावर्स में जकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब तुम अगर हार नहीं मानोगे तो तुम पैरालाइज हो जाओगे। अब वो अमीर बच्चा मरता क्या ना करता, इसलिए वो हार मानकर हॉस्टल 7 को अपने बॉस के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और जीवू बहुत खुश हो जाती है और फिर उन सबको अपनी सोल पावर के बारे में बताती है। उसकी सोल पावर रैंक 12 की थी और सब ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। अब टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार स्पिरिट हॉल एकेडमी में जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर उसे अपने गांव वाले स्पिरिट मास्टर दिखते हैं और यही इस जगह पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग मास्टर के कहने अनुसार हॉल स्पिरिट एकेडमी के अंदर आ गया था और वहाँ उसे अपने पुराने वाले स्पिरिट मास्टर मिलते हैं। वो उसे इस एकेडमी के हेड से मिलवाते हैं और अब हेड टैंग शैंग को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ वो उसे मार्शल सोल हॉल दिखाता है। यहाँ पर बहुत हाई लेवल की मार्शल सोल रखी हुई थी और ऐसी मार्शल सोल सिर्फ बड़े शहरों में ही मिला करती है। ये जगह सीक्रेट टेम्पल है और इसके अंदर रखी हुई सोल को सिर्फ हाई स्पिरिट सोल वाले ही हासिल कर सकते हैं। हर कोई स्पिरिट मास्टर इसको हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो इसको प्राप्त कर पाए। अब फिर टैंग शैंग उन्हें अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है और उसके अंदर जब वो दतूरा स्नेक की स्पिरिट रिंग देखते हैं तो बहुत शॉक हो जाते हैं। जब उन्हें ये भी पता चलता है कि इस बच्चे की सोल पावर 13 है तब वो बहुत अचंभित होते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने 2 लेवल स्किप करके सीधे 13 सोल पावर हासिल कर ली थी। अब वो समझ जाते हैं कि जरूर इसका टीचर कोई बड़ा आदमी है और जब वो उससे उसके टीचर के बारे में पूछते हैं तो टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर को अपना टीचर बताता है। अब हेड उसे अपने यहाँ पढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब उसे इस एकेडमी में शामिल कर लिया जाता है। अब फिर टैंग शैंग बाहर जाता है और लोहारों की बस्ती में जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता है। वो कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सके। वो एक एक करके लोहारों से काम मांगने लगता है, लेकिन हर कोई लोहार उसे बच्चा समझ उसका मजाक उड़ाकर भगा देता है। लेकिन एक लोहार उसे अपने यहाँ काम करने को कहता है और टैंग शैंग उसे सबसे मुश्किल काम जो कि रिफाइनिंग है वो मांग लेता है। अब ये सुनकर वो लोहार उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन टैंग शैंग उसकी बात का बुरा ना मानते हुए अपने पापा की सिखाई हुई टेक्निक को याद करता है। उसके पापा उसे रिफाइनिंग और फॉर्ज करने की अलग अलग टेक्निक सिखाया करते थे और उन सभी टेक्निक्स में टैंग शैंग ने माहिरता हासिल कर ली थी। अब टैंग शैंग उस लोहार का सामान लेता है और एक ही बार में पिग आयरन को फॉर्ज कर देता है। अब ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोहार बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि बच्चा हैमर को उठा तक नहीं पाएगा, लेकिन इसने तो रैंडम हैमरिंग स्किल का यूज करके एक ही बार में पिग आयरन को फॉर्ज कर दिया है। अब लोहार उसे काम पर रख लेता है क्योंकि उसे इस बच्चे से बहुत मुनाफा होने वाला है। वहीं फिर हमें एक मास्क मैन को दिखाते हैं जो टैंग शैंग को छुप छुप कर देख रहा था और उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। अब फिर ट्रेनिंग करते करते और लोहार का काम करते करते उसे 1 साल बीत जाता है और फिर 1 साल बाद वो जीवू के साथ मिलकर अपने घर अपने डैड से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपने डैड नहीं मिलते। वहाँ उसके ग्रैंडपा जैक मौजूद थे जो उसके डैड का एक लेटर देते हैं। लेटर में लिखा था कि वो अब टैंग शैंग से दूर जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो टैंग शैंग के पास रहेंगे तो टैंग शैंग को ट्रेनिंग करने में दिक्कतें होंगी और दूसरी बात उन्हें अपना भी एक पुराना काम है जो पूरा करना है, जिस वजह से वो अब तभी वापस लौटेंगे जब टैंग शैंग एक ताकतवर योद्धा बन जाएगा। अब अपने पापा को गया हुआ देख टैंग शैंग को बहुत बुरा लगता है। वहीं ग्रैंड मास्टर जो अब भी शहर के अंदर थे और वो अपने स्टूडेंट टैंग शैंग को ही याद कर रहे थे कि तभी गेट पर वहाँ टैंग शैंग के पिता टैंग हाओ आ जाते हैं।
टैंग हाउ और ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से 20 साल से नहीं मिले थे और जब ग्रैंड मास्टर अब टैंग हाउ को देखते हैं तो वो उसे देखकर बहुत शॉक होते हैं। उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि टैंग चैंग इसका ही बेटा है और इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। अब ग्रैंड मास्टर को ये पता चलता है कि टैंग हाउ ने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया है, जिस पर ग्रैंड मास्टर टैंग हाउ को बहुत खरी खोटी सुनाता है क्योंकि टैंग शैंग अभी एक बच्चा है और ऐसा करना उसके साथ ठीक नहीं। लेकिन टैंग हाउ उसके बहुत कहने पर भी मानता नहीं और वो उसके पास वापस जाने के लिए रेडी नहीं होता। वो फिर उसे अलग तरह का दिखने वाला बैज देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। वहीं टैंग शैंग जो अपने पापा की वजह से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन उसकी दोस्त जीवू उसे हिम्मत देती है और उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़कर गए हैं और वो तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अब दुख छोड़कर काम पर लग जाना चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहिए। अब टैंग शैंग समझ जाता है और वो दोनों कई और सारी बातें करते हैं और उनके बीच हमें एक रोमांटिक एंगल नजर आता है। वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वायदा करते हैं और टैंग शैंग उसकी हमेशा रक्षा करने की कसम खाता है। टैंग शैंग के पिता टैन हाउ की भी अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब फिर टैंग शैंग जीवू को एरो चलाने की ट्रिक सिखाता है और उसे फिर अपना हिडन वेपन भी दिखाता है। हिडन वेपन को देख जीवू बहुत खुश हो जाती है और उससे हिडन वेपन मांगती है, लेकिन टैंग शैंग हिडन वेपन जैसी खतरनाक चीज को उसको देने से मना कर देता है। वहीं अब टैंग शैंग आसमान में देखकर अपने डैड को याद करता हुआ खुद से ये प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब फिर उसको ट्रेनिंग करते 5 साल बीत जाते हैं और हमें 5 साल बाद टैंग शैंग को जीवू के साथ दिखाते हैं। वो दोनों अब बड़े हो चुके थे और अब वो ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार अपने हाई स्कूल की पढ़ाई करने श्रेक स्कूल में जा रहे थे। वो दोनों अब भी एक साथ रहते थे और उन दोनों में अब भी कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल था, लेकिन सिर्फ जीवू की तरफ से। टैंग शैंग उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानता था। अब श्रेक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस 2 दिन बाद था और 2 दिन तक उन्हें इस शहर में रुकना था और अब वो दोनों इन 2 दिनों के रुकने के लिए एक होटल देखने लगते हैं। वहाँ चलते चलते जीवू को एक होटल नजर आता है। उस होटल का नाम रोज होटल है और अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक रूम खाली था और वो उसके अंदर अपनी बुकिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनकी ही उम्र का एक आदमी जो 2 लड़कियों के साथ खड़ा था वो आता है और उनकी बुकिंग छीनकर खुद उस कमरे को लेने लगता है। वो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और होटल का मैनेजर तक उसके सामने झुकता था। सब लोग उससे डरते थे और इसीलिए होटल वाले उसे ही रूम देने लगते हैं। अब ये देखकर जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बहस करने लगती है। उस आदमी का नाम मिस्टर धाय है और अब उसे भी गुस्सा आ जाता है। अब उनमें लड़ाई होने लगती है जिसमें टैंग शैंग उससे लड़ने को जाता है। पहले तो वो नॉर्मल स्किल्स का ही यूज करते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं और इन सभी में टैंग शैंग जीत जाता है, लेकिन अब मिस्टर धाय टैंग शैंग की एबिलिटीज को समझ जाते हैं। अब वो फिर अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और उसकी स्पिरिट रिंग एक टाइगर बीस्ट की है। उसकी सोल पावर 37 रैंक पर है और वो बहुत शक्तिशाली है। अब टैंग शैंग भी अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है जो एक दतूरा स्नेक की थी और उसकी सोल पावर 29 थी। वो अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसको बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर धाई हर बार उसके बंधन को तोड़ बाहर निकल जाता है। अब ऐसा टैंग शैंग कई बार करता है, लेकिन मिस्टर धाई की स्पिरिट रिंग एक व्हाइट टाइगर बीस्ट की थी। वो हर बार उसे तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। अब फिर टैंग शैंग एक स्माइल के साथ अपनी एक और बंधन उस पर छोड़ता है और इस बार मिस्टर धाई बंधन में बंध जाता है और यहाँ से अब हमें ये पता चलता है कि जितनी बार टैंग शैंग ने उसे बांधने की कोशिश की थी वो असल में उसे बांधना नहीं बल्कि उस पर पॉइजन छोड़ना चाह रहा था और हर बार उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉइजन गिरा था जिससे उसकी बॉडी अब पैरालाइज होने लगी और अब वो बंधन में बंध गया और वहाँ ऐसा लगने लगता है मानो टैंग शैंग जीत गया हो। लेकिन तभी मास्टर धाई अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं। उसकी तीसरी स्पिरिट रिंग व्हाइट टाइगर वज्र फॉर्मेशन थी और ये स्पिरिट रिंग उसके पॉइजन को तबाह कर देती है और अब टैंग शैंग भी समझ जाता है कि इसको अभी इसी वक्त नहीं हराया जा सकता। अब मिस्टर धाई जीत जाता है, लेकिन वो टैंग शैंग की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो मिस्टर धाई टैंग शैंग को यहाँ परखने आए हों, क्योंकि वो जीतने के बाद सीधे वहाँ से चले जाते हैं। वो रूम भी नहीं लेते और रूम की बुकिंग जीवू को मिल जाती है। अब मिस्टर धाई की स्टोरी भी हमें आगे पता चलेगी क्योंकि वो भी श्रेक स्कूल के अंदर ही एडमिशन लेने वाले हैं।
अब वो दोनों फिर अपने रूम में जाने लगते हैं और रास्ते में वो मिस्टर धाई के बारे में बातें करते हैं। जीवू कहीं ना कहीं तांगशांग को पसंद करती थी, लेकिन तांगशांग एक जिम्मेदार और मैच्योर इंसान की तरह उसकी देखभाल किया करता था। अब रूम में पहुंचने पर उन्हें रूम बहुत अलग सा नजर आता है, क्योंकि वो असल में एक हनीमून होटल था। और ये देखकर तांगशांग को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जीवू इतने शानदार रूम को देखकर बहुत खुश होती है और वो यहाँ वहाँ उछलकर सीधे बेड पर जाकर लेट जाती है। तांगशांग अब उसको बेड पर लेटा देख सोफे पर जाकर लेट जाता है और आज की लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। असल में वो ये सोचता है कि अगर वो चाहता तो हिडन वेपन्स का यूज करके उसे हरा सकता था, लेकिन इससे हिडन वेपन की सच्चाई सबके सामने आ जाती, इसीलिए उसने हिडन वेपन्स का यूज नहीं किया था। वो फिर हिडन वेपन्स की कैपेबिलिटीज को याद करने लगता है और उसे अपने पिछले जन्म की एक बात याद आती है कि कैसे जब उसके सेक्ट के अंदर एक खतरनाक चोर भाग रहा था तो तांगशांग ने हिडन वेपन्स का यूज करके उसे पकड़ लिया था और उसे मौत के घाट उतारा था। अब फिर अगले दिन वो दोनों शहर घूमने जाते हैं, जहाँ एक शॉप के अंदर जाने पर तांगशांग को एक क्रिस्टल नजर आता है। वो उसे खरीदना चाहता है और जब वो इसका रेट पूछता है तो शॉपकीपर उसे बहुत ज्यादा दाम बढ़ाकर बताता है। तांगशांग मान जाता है, लेकिन जीवू उसे इतनी महंगी डील ना करने को कहती है। लेकिन तभी जब शॉपकीपर ये देखता है कि तांगशांग किसी भी कीमत पर ये खरीदना चाहता है तो वो इसके दाम और ज्यादा बढ़ा देता है। अब ये देख जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो तांगशांग को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लग जाती है। लेकिन तभी शॉपकीपर तांगशांग की कमर पर ग्रैंड मास्टर की दी हुई बेल्ट देखता है और वो समझ जाता है कि ये लड़का ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है। वो फिर उसे ये पीस फ्री में देने लगता है, लेकिन फिर भी तांगशांग उसके कुछ पैसे देकर उस पीस को अपने साथ रोज होटल में ले जाता है और वहाँ हैमर की मदद से उसको क्रश करके उसके ग्रैन्यूल्स को कलेक्ट करता है। असल में ये एक हेयर क्रिस्टल था और इस दुनिया में तो इसे एक नॉर्मल पीस ही माना जाता है, लेकिन तांगशांग के अकॉर्डिंग हम इससे बहुत छोटे छोटे और पतले साइज की नीडल्स बना सकते हैं और ये हिडन वेपन से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार साबित हो सकते हैं। तांगशांग को क्योंकि पिछले जन्म की नॉलेज थी, इस वजह से वो यहाँ एक नए तरह का हथियार बना पाया। जीवू ये देखकर बहुत शौक होती है और अब दोनों फिर और ज्यादा देर ना करते हुए श्रेक स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो एक लंबी लाइन देखते हैं और वहाँ जो उन्हें एंट्री दे रहा था वो उन सभी को टेस्ट कर रहा था। वहाँ जो बच्चा कमजोर था उसे वो एंट्री नहीं दे रहा था और जब वो बच्चा रिफंड की डिमांड करता तो उसे सीधे सीधे भगा दिया जाता। वहाँ उन्होंने साफ ये रूल रखा था कि जो कमजोर होगा उसको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी और उसकी फीस भी रिफंड नहीं होगी। वहाँ पे मिस्टर धाई भी खड़ा था जो उनको संभाल रहा था, जो रिफंड की डिमांड कर रहे हैं। मिस्टर धाई रिफंड मांगने वालों को ये कह रहा था कि जो रिफंड चाहते हैं वो मुझसे फाइट कर ले और अगर मैं हार गया तो तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। लेकिन किसी की भी हिम्मत मिस्टर धाई से लड़ने की नहीं थी और सब बिना रिफंड लिए वापस अपने अपने घर लौट रहे थे। श्रेक का नाम एक मॉन्स्टर के ऊपर है और ये स्कूल सिर्फ मॉन्स्टर्स जैसे बच्चों को ही लेता है, यानी सिर्फ उन बच्चों को जो ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हैं। अब तांगशांग मिस्टर धाई को देखते हैं और मिस्टर धाई तांगशांग को देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर एक रिस्पेक्ट वाली स्माइल पास करते हैं। अब तांगशांग और जीवू का टेस्ट होता है और वो दोनों पावरफुल हैं, जिस वजह से उन दोनों को एंट्री दे दी जाती है। स्कूल के अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया थी और वहाँ उनको कंपनी देने और रास्ता दिखाने के लिए मिस्टर धाई उनके साथ चलते हैं। वो रास्ते में कई तरह की बातें करते हैं, जिसमें मिस्टर धाई अलग अलग सोल स्पिरिट्स के बारे में उन्हें बताते हैं। वहाँ एक लड़की भी होती है और जब मिस्टर धाई उसे देखता है तो ऐसा लगता है कि मिस्टर धाई उस लड़की को पसंद करने लगा है। अब फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ कई सारी दुकानें मौजूद थी। वहाँ एक सॉसेज बेचने वाली वेंडर शॉप भी आती है और उस वेंडर शॉप पर फोकस करते हुए ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर अलग अलग स्पिरिट सोल के बारे में बताया गया, अगले वीडियो में बताएंगे। स्टोरी के साथ उसको एक्सप्लेन करते तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग। एपिसोड में हमने देखा कि तांगशान और बाकी कुछ स्टूडेंट्स को श्रेक स्कूल के अंदर एडमिशन मिल गया है और अब वहाँ अंदर जाने पर उन्हें एक सॉसेज की दुकान दिखती है। जीवू का सॉसेज खाने का मन है, जिसकी वजह से वो तुरंत तांगशान से उसके लिए सॉसेज लाने के लिए कहती है और तांगशान उसके लिए सॉसेज खरीद कर लाने लगता है। वहाँ जब तांगशान उसको अंकल कहकर पुकारता है तो सॉसेज बेचने वाले आदमी को बुरा लगता है, क्योंकि वो असल में कोई अंकल नहीं बल्कि उनकी तरह ही एक स्टूडेंट है जो यहाँ सॉसेज बेचता है। ये सुनकर तांगशांग को बहुत अजीब लगता है और तभी वहाँ फिर मिस्टर धाई भी आ जाते हैं जो अंकल सॉसेज को बहुत डांटते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बेचना मना था। तांगशांग पूछता है कि आखिर क्यों ये बेचना मना है, इसमें खराबी क्या है, जिस पर मिस्टर धाई बताते हैं कि ये सॉसेज इसकी स्पिरिट सोल से बनी है। इसकी स्पिरिट सोल फूड के ऊपर है, जिस वजह से ये अपनी बॉडी फ्लूइड्स को यूज करके सॉसेज बनाता है।
अब ये सुनकर टैंगशान को उल्टी आने लगती है और वो उसके सॉसेज वापस कर देता है। मिस्टर दाई इस सिचुएशन पर बहुत हंसता है। अंकल सॉसेज के कई सारे नाम हैं, लेकिन हम इनको ऑस्कर कहकर पुकारेंगे। वहाँ हम दो लड़कियों को भी देखते हैं जो इन्हीं के साथ एडमिशन लेकर आगे बढ़ रही थी। असल में अभी इनका एडमिशन हुआ नहीं था, इनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और सभी एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए हैं। टैंगशान भी एग्जाम 1 की लाइन में जाने लगता है, लेकिन मिस्टर धाई उसे रोकता है और उसे सीधे एग्जाम 4 की तरफ ले जाने लगता है। अब बाकी स्टूडेंट्स जो एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए थे वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को एग्जाम 1, 2 और 3 को स्किप करवाकर सीधे एग्जाम 4 में ले जाया जा रहा है। जिस पर अब मिस्टर धाई उन्हें समझाता है कि जिनकी रैंक 20 से ज्यादा है वो पहले 3 एग्जाम को स्किप कर सकते हैं। टैंगशान की रैंक 29, जीवू की रैंक 29 और बाकी जो 2 लड़कियां थी उनकी रैंक 26 और 27 की थी, जिस वजह से सिर्फ वो 4 ही एग्जाम 4 की तरफ जाने लगते हैं। अब फिर रास्ते में मिस्टर धाई बताते हैं कि जो पिछली लाइन में लगे हुए बच्चे हैं उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम 2 और 3 बहुत ज्यादा टफ होते हैं और रैंक 20 से नीचे वाले बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते। असल में हर साल सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही एडमिशन पा पाते हैं और अब तक सिर्फ 42 बच्चे ही स्कूल में पढ़े हैं। अब ये सुनकर उनको अजीब लगता है, क्योंकि आखिर इतना मुश्किल एंट्रेंस रखने से तो स्कूल का ही नुकसान है, क्योंकि उन्हें बच्चों से फीस नहीं मिल पाती। जिस पर मिस्टर धाई कहता है कि यहाँ का हेडमास्टर यानी यहाँ का प्रिंसिपल अपने असूलों का पक्का है। वो चाहे गरीबी में मर जाए, लेकिन वो कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाता। इस स्कूल में बच्चों से ज्यादा तो टीचर्स हैं और यही इस स्कूल की सबसे खास बात है। यहाँ टॉप क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है और इसी वजह से टैंगशान के टीचर, जिनको सब ग्रैंड मास्टर कहते हैं, उन्होंने स्ट्रेक स्कूल रिकमेंड किया था। असल में यहाँ से ग्रेजुएट होने का यानी यहाँ से डिग्री लेने का बहुत मुश्किल क्राइटेरिया है। यहाँ एडमिशन लेने के बाद अगर तुम्हारी रैंक 40 या उससे ज्यादा है तभी तुम यहाँ से डिग्री पा पाओगे, वरना तुम्हें बिन डिग्री लिए ही भगा दिया जाएगा। इसीलिए अब तक सिर्फ 14 बच्चे ही यहाँ से ग्रेजुएट हो पाए हैं और वो 14 आज की डेट में अपनी अपनी फील्ड में नाम कमा चुके हैं। बाकी बच्चे जो एनरोल हुए थे लेकिन ग्रेजुएट नहीं हो पाए, वो 20 को मारते मारते खुद ही मर गए और उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई। अब ये सब सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो कैसे न कैसे करके इस स्कूल में पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम 4 पर पहुंच जाते हैं। एग्जाम 4 के लिए वहाँ वाइस प्रिंसिपल खड़ा था और वाइस प्रिंसिपल बहुत खतरनाक और एरोगेंट नेचर का था। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उन चारों को देखने के बाद उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम चारों एक साथ मुझ पर अटैक करो और मैं तुम पर अटैक करूंगा। अगर तुम जीते तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा और अगर मैं जीता तो तुम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। इस टीचर का नाम मास्टर जाऊ है और ये 76 रैंक पर है। मिस्टर धाई अब इसके बारे में उन्हें सब बताता है कि ये बहुत शक्तिशाली इंसान है और ये इतना शक्तिशाली है कि अगर उसके सामने 40 सैनिक हथियारों के साथ एक साथ हमला कर दें तब भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इनकी स्पिरिट सोल सुप्रीम पियर की है और क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है इन्हें कई लोग अकाला भी कहते हैं। अब अकाल नाम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने अकाल नाम सुन रखा था और अकाला बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। अब मिस्टर दही इनको हराने का तरीका उन्हें बताता है कि स्पीड इनकी कमजोरी है, इसलिए तुम चारों को स्पीड का यूज करते हुए इनको हराना होगा। अब फिर इनको आधा घंटा दिया जाता है जिसमें उन्हें अपनी प्लानिंग करनी थी कि कैसे ये मास्टर जाओ को हरा सकते हैं। अब वहाँ वो दोनों लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, जिसमें से जिसने ब्लू कपड़े पहन रखे हैं वो रैंक 26 की है और वो कीबाओ एम्बर की ट्राइब से है। इसकी स्पिरिट सोल एक टूल टाइप की है, जिस वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसकी पावर का यूज करके वो सब अपनी अपनी स्पीड 30% बढ़ा सकते थे, जिस वजह से सब बहुत खुश होते हैं। इस लड़की का नाम निंग रोंग रोंग है। काले कपड़े वाली लड़की बहुत बहुत शक्तिशाली है और उसका नाम जूजू क्विंग है और उसके स्पिरिट सोल कैट की है। अब टैंगशान उन सभी का लीडर बनकर उनको पोजीशंस देता है और आधे घंटे हो जाने के बाद वो टैंगशान के कहे अनुसार उस पर अटैक करने लगते हैं। वो सब बच्चे अपने अपने स्पिरिट सोल का यूज करते हुए और टैंगशान अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए मिस्टर जाओ पर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर जाओ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए उन सबको रोक देता है और उन सबको पीटने लगता है। मिस्टर जाओ इन बच्चों को पीट पीट कर बहुत मजे ले रहे होते हैं और बच्चे उनसे हार रहे होते हैं। अब टैंगशान को गुस्सा आ जाता है और वो अब स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसे बांधने की कोशिश करता है और उस पर पॉइजन भी छोड़ता है।
और अब इससे मिस्टर जाओ को थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि उसे इस लड़के से लड़ने में अब बहुत मजा आने वाला है। वो भी अब अपनी स्पिरिट सोल का यूज करता है और उस पर अटैक करता है और उनकी फाइट फिर से होने लगती है। लेकिन इस बार स्पिरिट सोल का यूज करते हुए वो सबको हरा देता है और जीवू को बेहोश कर देता है। अब जीवू को बेहोश देख टैंग शैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब कुछ और ना सोचते हुए सीधे मिस्टर जाओ के पास जाता है और कहता है कि अब ये मैच बंद करो, अब सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई है और हम फिर से शुरू करेंगे। अगर मैं जीता तो तुम्हें एडमिशन देना पड़ेगा। मिस्टर जाओ मान जाता है और अब इस बार टैंग शैंग हिडन वेपन्स का खुले तौर पर यूज करता है और एक साथ कई दिशाओं से उस पर हिडन वेपन से अटैक करता है। ये हिडन वेपन्स उसके लिए नए थे, जिस वजह से मिस्टर जाओ इन हिडन वेपन से नहीं बच पाता। कई सारे हिडन वेपन्स उसे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्योंकि 76 रैंक पर था, इसीलिए वो उन सब को निकालने में कामयाब हो जाता है और हंसने लगता है। लेकिन फिर टैंग शैंग भी स्माइल पास करता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हिडन वेपन्स के अंदर पॉइजन लगा था, जिस वजह से मिस्टर जाओ पॉइजन से अफेक्ट होकर कमजोर होने लगता है। और अब मैच को खत्म करने के लिए टैंग शैंग अपना हैमर उस पर देकर मारता है। अब इस अटैक से वो भी घायल हो जाता है, लेकिन मिस्टर जाओ भी अब लड़ने की पोजीशन में नहीं होता और मिस्टर धाई अब टैंग शैंग को विनर घोषित कर देता है। मिस्टर जाओ अब बहुत उदास होता है क्योंकि वो एक 13 साल के बच्चे से हार गया है। अब फिर वहाँ ऑस्कर भी आ जाता है और वो अपनी हीलिंग सॉसेज मिस्टर जाओ को देता है और मिस्टर जाओ अपने एरोगेंट बिहेवियर के साथ वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। वहीं ऑस्कर जब निंग रोंग रोंग को देखता है तो उसका उस पर दिल आ जाता है और वो उससे फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर धाई लड़कियों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और इससे ऑस्कर जल भुन जाता है। वहीं रात को मिस्टर जाओ अपने ऑफिस में बैठा होता है और आज के मैच के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसे अपने आसपास किसी ताकतवर इंसान के खड़े होने का आभास होता है। वो तुरंत बाहर जंगल में जाकर चेक करता है और वहाँ से अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकालते हुए देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जो यहाँ पर बिना पूछे आ गया है। वहाँ तभी एक मास्क मैन आता है और वो अकाला कहकर उसे संबोधित करता है। वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि टैंग शैंग का पिता टैंग हाओ है। टैंग हाओ के आसपास लाल कलर की रोशनी और एक बड़ा सा हैमर है और टैंग हाओ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी रैंक 90 से भी ज्यादा है और ये बात मास्टर जाओ को पता चल जाती है। असल में टैंग हाओ इस टीचर को सजा देने के लिए आया था क्योंकि आज सुबह इसने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मिस्टर जाओ इनके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन टैंग हाओ बहुत गुस्से में है और वो उसे पीटना चाहता है। तभी वहाँ पर श्रेक स्कूल का डीन भी आ जाता है और वो क्योंकि डीन है इसलिए वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो अपने वाइस प्रिंसिपल को ऐसे पीटता नहीं छोड़ सकता था, लेकिन जब वो सामने टैंग हाओ को देखता है तो वो समझ जाता है कि हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे और अगर मैंने इस लड़ाई में कूदने की कोशिश की तो मैं भी मारा जाऊंगा। यहाँ से अब हमें टैंग हाओ की शक्तियों का अच्छे से पता चल जाता है। टैंग हाओ की अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो आपको बहुत शॉक करने वाली है और वो हमें अब आगे पता चलेगी। अब टैंग हाओ सीधे उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसको उसकी ही भाषा में कहता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा है और तुम्हें आधे घंटे तक मुझे डिफेंस करना है। आधे घंटे बाद मैं खुद चला जाऊंगा। अब मिस्टर जाओ डरते डरते अपनी स्पिरिट सोल का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन टैंग हाओ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए उसके अटैक को रोकता है और उसको पीटता है और तबीयत से पीट लेने के बाद वो उनसे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सुबह बेटे ने मिस्टर जाओ को कूट दिया और रात को बाप ने, और अब इस सब से मिस्टर जाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता चला था कि टैंग शैंग इसका बेटा है। अब मिस्टर जाओ प्रिंसिपल यानी डीन से बहुत गुस्सा होता है कि आखिर उसने उसे बचाया क्यों नहीं, लेकिन बेचारा प्रिंसिपल खुद उसके सामने नहीं टिक पाता। वहीं अब अगली सुबह टैंग शैंग की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक कमरे के अंदर ऑस्कर के पास पाता है। ऑस्कर उसे जगा हुआ पाकर उसे नाश्ता देता है और उसे फिर अपने बारे में बताता है कि वो ऑस्कर है और उसकी रैंक 29 है। वो फिर उससे जीवू के बारे में पूछता है और उनको देखते ही समझ आ रहा होता है कि जीवू टैंग शैंग को पसंद करती है, लेकिन टैंग शैंग ही ये बात नहीं समझ पाता। उन दोनों में जीवू को लेकर बात भी होती है, लेकिन टैंग शैंग अब भी सिर्फ इतना कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। अब फिर टैंग शैंग उस ग्राउंड में जाता है जहाँ उसने कल मिस्टर जाओ से मैच किया था और वहाँ जमीन में गड़े हुए अपने सारे हिडन वेपन्स उठाता है और साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसे मिस्टर जाओ जैसे ताकतवर योद्धा से लड़ने के लिए और भी हिडन वेपन्स बनाने होंगे और उसे और भी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। अब फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने रूम में जाता है और वहाँ वो ऑस्कर को बेड पर लेटे हुए देखता है। वो उसे बाहर ट्रेनिंग पर चलने को कहता है,
लेकिन ऑस्कर मना कर देता है और उसे समझाता है कि मेरी सोल स्पिरिट फूड वाली है, जिस वजह से मुझे तुम जैसी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी है। और फिर टैंग शैंग जीवू के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि कल वो उसे नहीं बचा पाया, लेकिन जीवू उसको टोकते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो टीचर थे ही इतने शक्तिशाली कि वो हराए नहीं जा सकते थे। वो दोनों फिर और भी बातें करते हैं और यहाँ के डीन के बारे में सोचते हैं कि आखिर जब वाइस प्रिंसिपल इतना शक्तिशाली है तो प्रिंसिपल कितना शक्तिशाली होगा। अब फिर वो दोनों बाहर घूमने निकलते हैं और उन्हें एक मोटा बच्चा दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच रहा था। और वहीं जब वो जीवू को देखता है तो वो जीवू के साथ भी फ्लर्टिंग वे में बदतमीजी से बात करने लगता है, जिससे जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसे लड़ने को आगे बढ़ती है। अब वहाँ टैंग शैंग आता है और मोटे लड़के से इस लड़की को छोड़ देने को कहता है, लेकिन मोटा लड़का नहीं मानता। अब टैंग शैंग और मोटा लड़का फाइट शुरू करते हैं और मोटा लड़का टैंग शैंग के हर वार से बच जाता है, यानी मोटा लड़का बहुत शक्तिशाली है। मोटा लड़का फिर अपनी स्पिरिट सोल को यूज करता है जो कि एक बीस्ट टाइप की थी और वो फिनिक्स थी। फिनिक्स स्पिरिट सोल बीस्ट टाइप में सबसे शक्तिशाली होती है और वो उड़ने के साथ साथ भी फेंक सकती है। अब ये देखकर जीवू और टैंग शैंग बहुत शॉक होते हैं क्योंकि इतने मोटे लड़के के पास इतनी पावरफुल स्पिरिट सोल थी। लेकिन अब टैंग शैंग अपनी भी स्पिरिट सोल का यूज करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है क्योंकि टैंग शैंग की स्पिरिट सोल एक प्लांट टाइप की थी और प्लांट हमेशा आग से डरता है, जिस वजह से अब जीवू उससे लड़ने जाती है। हालांकि जीवू पर भी वो भारी पड़ता है, लेकिन जीवू क्योंकि एक लड़की थी जिस वजह से वो उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होकर थोड़ा बहक जाता है और फिर जीवू को उसको हराने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस पर अटैक करके उसे गिरा देती है। जीवू बहुत खुश होती है, लेकिन मोटा लड़का फिर खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर इस पॉइंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। देखा कि जीवू और मोटे लड़के के बीच फाइट हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वहीं तभी उनकी लड़ाई अब फिर से होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर धाई आकर उन्हें रोकता है और फिर उनकी लड़ाई को शांत कराता है। असल में ये मोटा लड़का बुरा लड़का नहीं है और अब मिस्टर धाई सभी को मोटू की कहानी बताता है। असल में मोटू इसी स्कूल के अंदर का स्टूडेंट है जिसने इसी साल एडमिशन लिया है। इस लड़के की सोल म्यूटेटेड स्पिरिट सोल है, यानी उसकी 2 सोल से उत्पन्न होने वाली एक सोल है और ये म्यूटेटेड सोल बहुत खतरनाक है और इस वजह से मोटू बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये मोटू अभी अपने स्पिरिट सोल को काबू नहीं कर पाता और इस वजह से इसकी स्पिरिट सोल इसके इमोशंस को भी चेंज कर देती है और ये मोटू अपने आसपास वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मोटू को इस वजह से कई सारी लड़कियों से अट्रैक्शन भी होने लगता है, लेकिन अभी तक जितनी भी इसकी गर्लफ्रेंड बनी थी उन सभी ने इसको धोखा दे दिया है, जिस वजह से मोटू बहुत परेशान रहता है। लेकिन हाँ, इसकी स्पिरिट सोल को सिर्फ एक चीज से काबू किया जा सकता है और वो चीज है इसको भरपेट खाना खिलाना। ये सब सुनकर बाकियों को बहुत अजीब लगता है क्योंकि यहाँ आकर वो बहुत अजीब अजीब चीजों का सामना कर रहे थे और उन्हें समझ आ जाता है कि ये सच में एक मॉन्स्टर स्कूल है। अब मिस्टर धाई उसे बाकी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराता है। वहाँ अब ऑस्कर भी आता है जो उन सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो निंग रोंग रोंग के सामने अपनी हेकड़ी भी दिखाने की कोशिश करता है, यानी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसने अपनी बियर्ड भी कटवा ली होती है, लेकिन निंग रोंग रोंग इससे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती, बल्कि उसे इसके इस पागलपन पर इरिटेशन होने लगती है। अब फिर वहाँ स्कूल का डीन आता है और जीवू समझ जाती है कि ये डीन तो वही है जो पहले शॉपकीपर बने हुए थे और इन्हीं से इन्होंने वो हेयर क्रिस्टल खरीदा था। असल में वो शॉपकीपर का काम भी करते हैं और यहाँ के डीन भी हैं। वो फिर सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा करते हैं और फिर उन्हें टास्क देना शुरू करता है। वो सबसे पहले निंग रोंग रोंग को और ऑस्कर को बुलाकर उनसे इस जगह के 20 राउंड मारने को कहता है और उन्हें भेज देता है। बाकी बच्चों को वो मिस्टर धाई से यहाँ के रूल समझाने को कहता है और फिर टैंग शैंग को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो थोड़ी ग्रैंड मास्टर के बारे में बातें करते हैं और टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर का अप्रूवल लेटर दिखाता है जिसमें बेसिकली ये लिखा था कि टैंग शैंग को श्रेक स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें निंग रोंग रोंग के ट्राइब को दिखाते हैं जो निंग रोंग रोंग के घर से भाग जाने वाली बात से काफी नाराज थे। उन्हें जब ये पता चलता है कि वो श्रेक स्कूल में पढ़ रही है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो खुद श्रेक स्कूल से अच्छी एजुकेशन उसे दे सकते हैं। वहीं ऑस्कर और निंग रोंग रोंग जो राउंड लगा रहे थे उसमें ऑस्कर अपनी सोल पार से सॉसेज बनाकर उसे देने की कोशिश करता है क्योंकि निंग रोंग रोंग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन निंग रोंग रोंग एटीट्यूड में उसके सॉसेज को मना कर देती है और उसको पीछे छोड़ आगे निकल जाती है।
वही निंग रोंग रोंग के ट्राइब वाले अपने आदमियों को निंग रोंग रोंग को वापस बुलाने के लिए भेज देते हैं। अब फिर कुछ देर बाद फिर से सभी बच्चे उसी लाइन में आकर खड़े होते हैं और अब डीन उन्हें उनके 20 राउंड के पूरे होने के बारे में पूछता है, जिस पर ऑस्कर तो कहता है कि उसने 20 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन निंग रोंग रोंग से पूछे जाने पर वो ऑस्कर खुद ही पहले बोलकर ये कह देता है कि हाँ, उसने पूरे कर लिए हैं। अब वो ऑस्कर को आगे बुलाकर उसे शाबाशी देते हैं और फिर तुरंत उससे 20 राउंड और मारने के लिए कह देते हैं। ये सुनकर ऑस्कर को बुरा तो लगता है, लेकिन अपनी टीचर की बात को वो मना नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो 20 राउंड फिर से मारने के लिए चला जाता है। असल में उन्हें समझ आ गया था कि निंग रोंग रोंग ने 20 राउंड नहीं मारे हैं और ऑस्कर ने झूठ बोला है। ऑस्कर ने तो पहले 20 राउंड कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उसने निंग रोंग रोंग के लिए झूठ बोला था। अब वो निंग रोंग रोंग को डांटने लगते हैं और ऐसा करने पर निंग रोंग रोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने टीचर से पलटकर ऊंची आवाज में बोलने लगती है और कहती है कि ये सिर्फ एक स्कूल है और कोई जंग का मैदान नहीं जो हर बात मानी ही जाए। असल में निंग रोंग रोंग का ट्राइब बहुत बड़ा और शक्तिशाली ट्राइब था, जिस वजह से वो हमेशा एरोगेंसी और घमंड में रहा करती थी और वो सबसे उल्टा उल्टा ही बोला करती थी। अब डीन उसको इस स्कूल से बाहर चले जाने को कहता है और मिस्टर धाई से इसका सामान पैक करने को कहता है, जिस पर निंग रोंग रोंग धमकी देती है कि अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो मेरे ट्राइब वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन डीन इसकी बातों से नहीं डरता और उसे पलटकर कहता है कि तुम आखिर क्या कर सकती हो, तुम यहाँ सबसे कमजोर लड़की हो और तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि हमने तुम्हें एडमिशन दे रखा है। अब निंग रोंग रोंग को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन जब वो अपने पास खड़े तांगशान, जीवू, मोटू, मिस्टर धाई और कैट गर्ल को देखती है तो उसे भी अपने आप को कमजोर महसूस लगने लगता है। लेकिन फिर वो ऑस्कर को देखती है और उससे ज्यादा तो वो ताकतवर होगी ही, ये सोचने लगती है। लेकिन डीन उसे बताता है कि ये ऑस्कर भी अपनी फुल सोल पार रखता है और अपने फील्ड के लोगों के बीच ये सबसे ताकतवर है। अब निंग रोंग रोंग को समझ आ जाता है और वो उदास होकर रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। अब फिर शाम को डीन उन सभी को बाहर शहर में घुमाने ले जाता है और थोड़ा घूमने के बाद उन्हें एक रिंग के अंदर ले जाया जाता है, जहां 2 योद्धाओं के बीच कंपटीशन हुआ करते थे। इस जगह का नाम सोल एरिना है और यहाँ लोग अपनी अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके एक दूसरे को हराते हैं। असल में यहाँ जीतने वाले को अलग अलग बैजेस दिए जाते हैं और डीन उन सभी को ये कहता है कि तुम्हें श्रेक स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए कम से कम सिल्वर बैज तो यहाँ हासिल करना ही होगा। अब वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ मिस्टर धाई उन सभी को ये बताता है कि वो 29 मैचेस जीते हैं और 27 मैचेस हारे हैं, जिस वजह से उसका स्कोर 2 है। अब मोटू अपना स्कोर बताता है और उसका स्कोर 9 है। असल में मोटू की सोल पार कम है, इसलिए उसके पास कम ताकतवर योद्धा आते हैं, लेकिन क्योंकि मिस्टर धाई की सोल पार ज्यादा है इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा लड़ने को आते हैं। अब फिर जीवू और तांगशान अपना अपना नाम लिखवाने के लिए काउंटर पर जाते हैं और वो 2 वर्सेस 2 के लिए अपना नाम लिखवाते हैं और उनकी टीम का नाम सांगवू रखा जाता है। अब फिर रिंग के अंदर सबसे पहले जीवू और एक दूसरे योद्धा को लड़ने के लिए बुलाते हैं और उन दोनों की फाइट अब शुरू की जाती है। ओपोनेंट के पास आयरन राइनो की सोल पार थी और वो बहुत ताकतवर था, लेकिन जीवू भी कम नहीं थी। जीवू बिना सोल पार का यूज किए उस पर हमला करती है और कुछ ही देर की शानदार फाइट में जीवू अपनी स्किल का यूज करते हुए उसे मार गिराती है और इस मैच की विनर बन जाती है। अब अगला मैच तांगशान वर्सेस कैट गर्ल होना है और अब उन दोनों को रिंग के अंदर बुलाया जाता है। तांगशान जानता था कि कैट गर्ल की एबिलिटी उसकी स्पीड है, जिस वजह से वो उसकी स्पीड को रोकना चाहता है और अब वो ऐसा करने के लिए उसको फंसाने के लिए एक केज बनाने लगता है और उसके चारों तरफ ब्लू सिल्वर प्लांट बिछा देता है। अब कैट गर्ल उसके अंदर फंस जाती है और ये देखकर मिस्टर धाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। असल में मिस्टर धाई कैट गर्ल को पसंद करता था और वो कैट गर्ल को जीतते देखना चाहता था। अब केज के अंदर तांगशान कैट गर्ल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैट गर्ल उसके दाव से बच जाती है और वो ऊपर से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। और इस फॉर्मेशन को देखकर मिस्टर धाई को समझ आ जाता है कि असल में तांगशान कैट गर्ल को केज के अंदर बंद नहीं करना चाहता था, वो तो जमीन में अपने ब्लू सिल्वर प्लांट को बिछा देना चाहता था, ताकि जब ये आसमान में उड़कर मारे तब नीचे से ब्लू सिल्वर प्लांट इसके पैरों को पकड़ ले और इसको बंदी बना सके। और फिर ऐसा ही होता है और जब कैट गर्ल नीचे से ऊपर उछलती है तब तांगशान नीचे से उसको पकड़ लेता है और वो उसको बंदी बना लेता है, जिसके बाद तांगशान को विनर घोषित कर दिया जाता है।
कैट गर्ल इस हार से निराश हो जाती है, लेकिन मिस्टर धाई उसे सांत्वना देते हैं कि ये जगह एक प्लेन जगह थी और तुम्हारी एबिलिटी पेड़ों पर चढ़कर मारने की है, जिस वजह से तुम्हें यहाँ हारने पर उदास नहीं होना चाहिए। अब फिर 2 वर्सेस 2 राउंड शुरू किया जाता है, जिसमें एक टीम में जीवू और तांगशैन रहते हैं और दूसरी टीम में 2 हैमर सोल पार के भाई रहते हैं। उसमें से एक आयरन टाइगर है और दूसरा आयरन ड्रैगन है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। वो दोनों रैंडम स्किल हैमरिंग का यूज करके तांगशैंग और जीवू पर हमला करते हैं और हालांकि तांगशैंग भी उन पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों भाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और तांगशैंग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और लड़ाई के बीच उनमें से एक भाई तांगशैंग पर हैमर से वार कर देता है, जिस वजह से तांगशैन बहुत घायल हो जाता है। हालांकि वो घायल होने से पहले उन दोनों को अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट के अंदर फंसा देता है। जीवू तांगशैन को घायल देख बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अब सीरियस होकर उन दोनों के ऊपर अपनी ब्लेड फेंकती है। लेकिन ये मैच सिर्फ एक कंपटीशन था जिसमें हार जीत तो होनी ही थी, लेकिन जीवू के फेंके हुए ब्लेड उन दोनों की जान ले सकते थे, जिस वजह से तांगशैन अपना हिडन वेपन उनकी तरफ फेंक कर उन्हें मरने से बचा लेता है और फिर वो दोनों भाई इनकी ताकत को देखकर खुद ही अपनी हार एडमिट कर लेते हैं और शैनवू को अब विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस लड़ाई के बाद तांगशैन को समझ आ जाता है कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा हैं और उसे ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अब फिर वो सब बाहर आते हैं और आज मिस्टर धाई ने कैट गर्ल को प्रपोज करने का प्लान बनाया होता है, लेकिन मोटू सबके सामने ये बात कह देता है, जिससे मिस्टर धाई की अच्छी वाली बेइज्जती हो जाती है और कैट गर्ल उसे एक आवारा लड़का समझ वहाँ से चली जाती है। अब फिर जीवू और तांगशैंग भी आपस में बातें करते हैं और फिर वापस स्कूल की तरफ आने लगते हैं। वहाँ स्कूल के एंट्रेंस पर वो मिस्टर धाई को निंग रोंग रोंग से झगड़ते हुए देखते हैं और निंग रोंग रोंग इतनी बदतमीजी से बात कर रही होती है कि मिस्टर धाई को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तांगशैंग उसे रोककर अपने गुस्से पर काबू करने को कहता है, जिसके बाद मिस्टर धाई उसको वहीं छोड़ खुद अंदर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद निंग रोंग रोंग तांगशैंग को कहती है कि तुम जाकर मिस्टर धाई को जान से मार डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी ट्राइब तुमको बहुत सारे पैसे देगी और तुम्हें हमारे क्लैन में एक अच्छी पोजीशन भी दे दी जाएगी। अब तांगशैंग ये सब सुनकर उसे मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए इस सब का कोई महत्व नहीं था और वो उसको सुधरने के लिए कहकर चला जाता है। वो फिर अपने पास खड़े ऑस्कर से उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन अब ऑस्कर भी मना कर देता है। निंग रोंग रोंग बहुत शॉक होती है और कहती है कि तुम तो मुझे पसंद करते हो, फिर भी मेरी साइड नहीं ले रहे हो, ऐसा क्यों? जिस पर ऑस्कर कहता है कि तुमने बार बार बोलकर मुझे ये एहसास करा ही दिया कि तुम एक बहुत बड़े परिवार से हो और हम सब तुम्हारे सामने एक तुच्छ से व्यक्ति हैं और मुझे अब खुद भी लगता है कि मैं तुम जितनी बड़े घराने की लड़की के लिए नहीं बना हूँ। अब निंग रोंग रोंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हालांकि वो पलटकर तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अपना बिहेवियर आगे नहीं सुधारा तो उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा और अब वो जोर जोर से रोने भी लगती है। अब अगले दिन फिर से सभी बच्चे स्कूल के अंदर एक लाइन में खड़े होते हैं और वहाँ फिर से ऑस्कर आने में लेट हो जाता है और जब वो आता है तो डीन उस पर गुस्सा करने ही वाला होता है कि तभी ऑस्कर खुश होते हुए उन्हें ये बताता है कि मैंने आज सुबह ट्रेनिंग की थी और आज मेरी सोल पार 30th रैंक पर पहुंच गई है। अब ये सुनकर डीन बहुत खुश होते हैं और बाकी बच्चे भी उसे कांग्रेट्स कहते हैं, क्योंकि फूड सोल पार को रैंक 30 पर पहुंचना बहुत मुश्किल वाली बात थी। अब रैंक 30 से आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी सोल पार में स्पिरिट रिंग ऐड करनी है और इसीलिए उसे एक बीस्ट को मारना है। इसलिए डीन उन सबको ये ऑर्डर देता है कि तुम सब आज जंगल जाकर बीस्ट को मारोगे ताकि ये उसके अंदर से स्पिरिट रिंग को हासिल कर सके। अब वो इस बात की सेलिब्रेशन के लिए ऑस्कर से सबको एक एक सॉसेज देने को कहता है और वो खुश होकर सॉसेज बनाने लगता है, लेकिन कोई भी उसका सॉसेज नहीं खाना चाहता था। लेकिन जब उसका सॉसेज बनकर रेडी हो जाता है तो अब सबसे पहले निंग रोंग रोंग उसके सामने आती है और उसके दोनों सॉसेज खा लेती है और ये देखकर सब बहुत शॉक होते हैं। अब फिर वहाँ मिस्टर जाओ भी आते हैं और वही इनको जंगल ले जाने वाले हैं। अब सब मिस्टर जाओ की गाइडेंस में जंगल के अंदर शिकार करना चालू करते हैं, लेकिन उन्हें अभी कोई पीस दिखाई नहीं देता। वहाँ एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ ऑस्कर चलते चलते खाई में गिरने लगता है, लेकिन निंग रोंग रोंग उसे बचा लेती है और अब निंग रोंग रोंग की तरफ से भी हमें एक रोमांटिक एंगल देखने को मिलता है। अब जंगल में घूमते घूमते वो दूसरे टाउन में आ जाते हैं और वो यहाँ एक रात रुकने का डिसाइड करते हैं।
फिर वो सब इस टाउन के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने लगते हैं और वहाँ एक और स्कूल के बच्चे खाना खाने आते हैं। उस स्कूल के बच्चे बहुत शरारती थे और उनको हमेशा कोई ना कोई पंगा चाहिए ही होता है। श्रेक स्कूल वाले बच्चे भी समझ जाते हैं कि अब यहाँ पंगा होने वाला है। दूसरे स्कूल के बच्चे पहले तो उनके ऊपर वेटर का खाना गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंग शैंग अपनी तेज स्पीड का परिचय देते हुए उस खाने को रोक देता है। और फिर वो स्कूल वाले बच्चे मिस्टर धाई के पैर में चोट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर धाई खुद इतने स्ट्रॉन्ग थे कि दूसरे स्कूल वाले बच्चों को ही चोट लग जाती है। अब दूसरे स्कूल का लीडर खड़ा होता है और उनके स्कूल के बारे में उनसे पूछता है, और जब उन्हें उनके स्कूल का नाम पता चलता है तो वो उन पर बहुत हंसते हैं, क्योंकि वो बच्चे जिस स्कूल से थे वो बहुत अमीरों वाला स्कूल था। अब फिर उनमें लड़ाई होने लगती है, जिसमें स्कूल के बच्चे श्रेक स्कूल के बच्चों से लड़ते हैं, लेकिन श्रेक स्कूल की जीवू ही उन पर भारी पड़ने लगती है। और अब दूसरे स्कूल के लीडर को भी गुस्सा आ जाता है और अब दोनों स्कूल के बच्चे एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।